तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK47। जैसे कि आपको पता है कि अस्थमा को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइडेशन किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डेफिनेशन क्या होती है अस्थमा की, एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड उसके डायग्नोसिस की बात करी थी। देन सेकंड पार्ट्स में अपन उसके टाइप्स ऑफ अस्थमा एंड सिवियर बेसिस के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप्स का होता है, देन पैथोफिजियोलॉजी एंड उसका ट्रीटमेंट अथवा मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट में भी उसका मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा को जनरली टू टाइप्स में बांटा गया है, एलर्जिक अथवा नॉन एलर्जिक। उसके बाद ये अदर सम पार्ट्स है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेनली एलर्जिक और नॉन एलर्जिक ये टू पार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट की मैं बात करता हूँ एलर्जिक। एलर्जिक को एटोपिक अथवा एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। नॉन एलर्जिक को नॉन एटोपिक इंट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। जो आप फर्स्ट की बात करता हूँ एलर्जिक, एटोपिक, एक्सट्रिंसिक। एलर्जिक का जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एलर्जिक मतलब उसमें कोई एलर्जन इंक्लूड होगा। एलर्जन इंक्लूड होगा तो क्या वो एलर्जी को कोज करेगा। ठीक है, अब इसमें एलर्जन इंक्लूड होगा, दैट इज एलर्जी को खोज करेगा। देन एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि एलर्जन की बात करी थी अपन ने। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। आर यू रेडी? यस, व्हाई नॉट सर, पढ़ाओ। ठीक है, सुनो। सो स्टार्ट। रेस्पॉन्सिवनेस, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे एयरवेज होते हैं, एयरवेज में भी जैसे कि ब्रोंका है तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं किसी भी एलर्जन के लिए। एक्सेस रेस्पॉन्स शो करते हैं एलर्जन के लिए। टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच। अब वो एलर्जन कौन कौन से होते हैं जो ब्रोंका है तो ब्रोंक्यूल्स को हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं। तो उसकी बात करते हैं। सबसे उसके एलर्जन की बात करते हैं। एलर्जन में भी पेट डेंडर है। पेट डेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एनिमल्स है, जैसे कि कोई एनिमल्स है, पेट है, जैसे कि केट हो गया, डॉग्स हो गया और अदर सम एनिमल्स है। अगर उनके डेंडर जो सेड होते हैं, अगर उनके डेंडर एयर में अगर घूमते रहते हैं, कोई भी हैस्थमेटिक पेशेंट अगर उनके डेंडर को इनहेल करता है तो वो एलर्जन उसको ट्रिगर करेगा और हैस्थमेटिक अटैक की कंडीशन आ जाएगा, मतलब दैट इज ये एलर्जन का काम करेगा। देन सेकंड हाउस डस्ट भी एलर्जन की तरफ वर्क कर सकता है। देन फेदर्स जो बर्ड्स से शेड होते हैं वो भी एलर्जन का खोज कर सकते हैं। देन मोल्ड, ये एक टाइप का फंगस होता है जो एयर में पाया जाता है। पोलन ग्रेन शेड होता है, वो भी एलर्जन कोज कर सकता है। फूड भी एलर्जन कोज कर सकता है। अगर ये जो ब्रोंक्यूल्स है, जो ब्रोंका है तो ब्रोंक्यूल्स है, अगर कोई भी एलर्जन उसको हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगा तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ब्रोंक्यूल्स वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक्सेसिव नैरोविंग हो जाएगी, हाइपर म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये पूरे सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब ये इमीडिएट सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में आईजी एंटीबॉडी आ रही है, आईजी एंटीबॉडी सिक्रेट हो रही है। जो ब्रोंक्यूल्स में मास्ट सेल पाई जाती है, क्योंकि आईजी एंटीबॉडी आती है ब्रोंक्यूल्स में, जो मास्ट सेल से बाइंड हो जाती है। और मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है जो इंफ्लामेटरी कंडीशन में इंफ्लामेशन को कोज करेगा। और जब ये आईजी अगर मास्ट सेल के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, तो वो इमीडिएट रेस्पॉन्स शो करेगी किसी भी एलर्जन के लिए, किसी भी ट्रिगर के लिए। और उस वजह से और उस कंडीशन की वजह से जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे। ब्रोंक्यूल्स वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक्सेसिव नैरोइंग हो जाएगी ब्रोंक्यूल वॉल, और म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ देन उसके बाद अपन बात करते हैं नॉन एलर्जिक, नॉन एटोपिक, इंट्रिंसिक अस्थमा की। नॉन एलर्जिक मतलब इसमें सिंपल सी चीज है कि इसमें एलर्जन तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे इरिटेंट फैक्टर होंगे जो ब्रोंक्यूल्स वॉल्स को इरिटेट करेंगे। अब वो कोई इरिटेंट वॉल को जो ब्रोंक्यूल्स वॉल को इरिटेट करेंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ।
तो वो हो सकते हैं जैसे एयर पोल्यूशन ब्रोंकियोल को इरिटेट कर सकते हैं, कोल्ड हो गया, एक्सेसिव कोल्ड हो गया, एक्सेसिव हीट हो गया। देन उसके बाद वेदर चेंजेस हो गया, वेदर चेंजेस जैसे कि बार बार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात हो रही है, कोई पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिस वजह से ये भी हेरिटेंट कर सकती है, ये भी एरिटेंट का काम कर सकती है, ब्रोंकियोल्स को एरिटेट कर सकती है। तो फ्यूम्स आ गया, स्मोक आ गया, रूम डिओड्रेंट, कोई भी रूम डिओड्रेंट हो सकता है। स्ट्रेस इमोशन, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, हैप्पी है, एक्साइटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो भी क्यों सोल को इरिटेट कर सकती है। किसी भी प्रकार की नसेट्स, किसी भी प्रकार की मेडिसिन होगी वो भी ब्रोंकियोल्स वॉल को इरिटेट कर सकती है, जिस वजह से अस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है। एंड उस वजह से भी अपने जो ये सिम्टम्स है वो शो हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकियोल्स वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और जैसे ब्रोंकियोल्स वॉल का इन्फ्लामेशन, एक्सेसिव नैरोइंग हो जाएगी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइप के सिम्टम्स भी जनरली दिखाई दे सकते हैं। देन नॉन एलर्जी को फर्दर डिवाइडेशन किया है EIA। EIA का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज करते समय या एक्सरसाइज के 10 से 15 मिनट तक अस्थमा का अटैक रहता है। तो अब इसमें आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में जैसे कि कोई भी वर्क प्लेस हो गया, वर्क प्लेस में भी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया या फार्मिंग लाइफ हो गया, फार्मिंग लाइफ में जो अस्थमा को कॉज करने वाले जो एलर्जन होंगे, वो फैक्टर होंगे, वो क्या क्या होंगे, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, पोलन पार्टिकल हो गया, वेदर हो गए, वो भी अस्थमा को ट्रिगर सकते हैं, वो भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ मिक्स्ड अस्थमा की। अस्थमा में एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों के कैरेक्टराइस्टिक की मिक्स करे हुए हैं। एलर्जन की वजह से भी ब्रोंकियोल्स वॉल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो कर सकती है, एंड किसी भी इरिटेंट फैक्टर की वजह से भी ब्रोंकियोल्स वॉल इरिटेट हो सकती है। होता है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा में जनरली डिफिकल्ट जो अस्थमा की जो डिफिकल्ट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, व्हीजिंग साउंड, ये सब नहीं होंगे। उसमें ओनली वन सिम्टम्स दिखाई देगा दैट इज ड्राई कफ। ओनली इसमें ड्राई कफ दिखाई देगा। अगर ये कंडीशन अगर बढ़ती जाएगी तो उसमें अस्थमा के डिफिकल्ट सिम्टम्स भी शो होते जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं नॉक्चुरल अस्थमा की। नॉक्चुरल अस्थमा क्या होगा, नॉक्चुरल अस्थमा नाइट के समय ज़्यादा सीवियर होगा। जनरली ये दिन में भी हो सकता है, लेकिन मोर देन नाइट के टाइम पे ज़्यादा सीवियर होता है। इस बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सेवेरिटी, मतलब अस्थमा की सेवेरिटी के बेसिस के अकॉर्डिंग उसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया है। तो माइल्ड परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब होता है सिम्टम्स जो होता है वो माइल्ड होता है, और इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, जो जो सिम्टम्स होते हैं वो रेगुलर शो नहीं होता है, मतलब ट्वाइस इन अ वीक। ट्वाइस इन अ वीक का मतलब एक वीक में एक बार अटैक आएगा, एस्थमेटिक अटैक एक वीक में एक बार आएगा, जो सिम्टम्स होंगे वो रेगुलर शो नहीं हो रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट। उसके बाद आता है माइल्ड परसिस्टेंट। मतलब माइल्ड का मतलब होता है सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, लाइक और परसिस्टेंट का मतलब होगा जो डेली एक्टिविटी को इंटरप्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, मोर देन 2 टाइम्स बट नॉट डेली। वीक में 2 बार आएगा बट डेली नहीं आएगा, वीक में 2 बार आएगा लेकिन डेली नहीं आएगा। तो ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, ये भी इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। और जो मॉडरेट परसिस्टेंट होगा वो माइल्ड परसिस्टेंट से ज़्यादा सीवियर होगा। इसमें जो अटैक होगा वो वीक में डेली आएगा, डेली अटैक आएगा, वीक में डेली अटैक आएगा। उसके बाद सीवियर परसिस्टेंट का मतलब होगा कि ये सबसे ज़्यादा सीवियर होगा, इसमें जो अटैक होगा वो डेली आएगा। सिम्टम्स सीवियर एंड कंटिन्यू, जो एस्थमेटिक अटैक के जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यू बने रहेंगे, कुछ इम्पैक्ट हावर्स में भी अटैक आ सकता है। दैट इज कंडीशन टू कोड ऑफ सीवियर परसिस्टेंट। सीवियर परसिस्टेंट रैपिड होता है, सीवियर होता है परसिस्टेंट, और उससे स्टेटस एस्थमेटिक्स होता है। तो जितना बड़ा उतना झुमरों को बात समझ में तो आ रही है ना, या ऐसे ही बस ऐसे ही कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। कोई तो सोच रहा है कि सर वाह सर कितने हैंडसम हो, और कोई सोच रहा है कि सर कितने मोटे हो। अरे नहीं भाई, इसको ही तो कम कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ डेली।
तो अब ध्यान से सुनना पैथोफिजियोलॉजी की, बहुत हो गया बात है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, एलर्जिक अथवा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो अपन ने बोला था, जो एलर्जिक एलर्जिक अस्थमा में पढ़ा था अपन ना, तो एलर्जिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो एलर्जन होगा वो जो एलर्जी को कॉज करेगा, एलर्जन इरिटेंट एंटर, ठीक है। एलर्जन एंटर कर गया, एंटर किस में कर गया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंका तो ब्रोंक्यूल्स में एड करेगा, कोई एलर्जन आ गया जो एलर्जी कॉज करेगा ब्रोंका तो ब्रोंक्यूल्स में, जिस वजह से उसमें इमीडिएट सिम्टम्स होंगे। उसमें इमीडिएट सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आईजी प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी है उससे आईजी ही प्रोड्यूस्ड होती है, और जो आईजी ही है वो मास्ट सेल के साथ कनेक्ट हो जाती है। जो मास्ट सेल होते हैं वो इंफ्लामेटरी सेल होते हैं जो इंफ्लामेशन को कोज करते हैं। आईजी जब मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी तो इमीडिएट सिम्टम्स शो करेगी, किसमें, ब्रोंका तो ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि अपने को पता है जो ब्रोंका तो ब्रोंक्यूल्स है वो पहले से इन्फ्लेम है। अगर मास्ट सेल आईजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगी तो इमीडिएट सिम्टम्स शो करेंगे। वो इमीडिएट सिम्टम्स शो क्या क्या करेंगे उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन रिलीज्ड, जो अब वो इन्फ्लामेशन रिलीज्ड किस किस की वजह से होगा, जैसे आईजी मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी तो इन्फ्लामेशन कोज करेगा, इमीडिएट रेस्पॉन्स होगा, इमीडिएट साइन एंड सिम्टम्स होगा। तो किसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स हो रहा है, फर्स्ट आता है स्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो आईजी मास्ट सेल के साथ जो बाइंड होती है वो इन सब की स्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन खोज होता है, और उसमें बहुत से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था ब्रोंकियोल्स वाल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक्सेसिव नैरोइंग हो जाएगी ब्रोंकियोल्स वॉल, म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अथवा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। अब इन सब कंडीशन की वजह से बात एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, एयरवेज हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा किसी भी एलर्जन के लिए, किसी भी एलर्जन के लिए, एलर्जन इरिटेटिंग फैक्टर के लिए एयरवेज होगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होगा, जिस वजह से उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसमें साइन एंड सिम्टम्स फर्स्ट दिखाई देगा इंक्रीज कैपिलरी डायलेशन हो जाएगा, म्यूकोजल एंड एडिमा के सिम्टम्स दिखाई देंगे, इन्फ्लामेशन होगा एंड ब्रोंकोस्पाज्म अथवा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद इसमें जो मैंने पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताया था, जैसे हाइपर म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगा, एक्सेसिव नैरोइंग हो जाएगी, ब्रोंकियल वॉल का इन्फ्लामेशन यहाँ पे आएगा। तो इन ये सब एक अस्थमा का ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा है। तो अगर चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, नोट नहीं कर सकते तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। अगर लिख नहीं सकते तो भाई तू याद कर ले कि सर मेरे से इतनी जल्दी याद नहीं हुआ, भाई कैसे नहीं होगा, माहेश्वरी सर ने देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। जुमरों को ये बातें समझ में आ गई, जुमरों के कुछ पल्ले पड़ रहा है, या सब इधर से सुन के इधर निकाल रहे हो, इधर से सुन के इधर निकाल रहे हो, क्या इधर से निकाल रहे हो, निकाल तो नहीं रहे ना भाई, इधर से डायरेक्ट यहाँ पे ही जा रहा है ना, आई मीन यहाँ पर जा रहा है ना, एक इधर से इधर जा रहा हो नहीं ना, ठीक है। तो लिख लो। देन उसके बाद अपन बात करेंगे उसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में भी उसका मेडिकल मैनेजमेंट एंड उसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो इसको छाप लो, ठीक है। तो मैनेजमेंट अथवा ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट भी लिख सकता हूँ इसको, किसी को दिक्कत अगर मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट लिख दूँ तो नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अथवा ट्रीटमेंट कैसे कर सकता हूँ मैं अस्थमा का, प्रिवेंशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। तो प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, अवॉइड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो अवॉइड करना पड़ेगा जिस वजह से ट्रीटमेंट मिल सकता है अस्थमा में। एंड अवॉइड एलर्जिक फैक्टर, जो एलर्जिक फैक्टर होते हैं जो एलर्जन का काम करते हैं, दैट इज एलर्जी कोज करते हैं, उसको अवॉइड करो जितना हो सके। किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को पोलन पार्टिकल, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर की एलर्जी होती है, तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड करो, उससे दूर रहो, ताकि आपका अस्थमा की सीवियर कंडीशन में ना जाए। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूंगा, मेडिकल मैनेजमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट, क्विक रिलीफ मेडिसिन। अब मैंने जो यहाँ पे ये जो लाइन खींची है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको।
ये लाइन तो मैंने ऐसे ही खींच दी, ठीक है, सम नॉर्मली, ताकि वो अच्छे से दिखे। ठीक है, ये साफ साफ बोल देता हूँ, ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान से सुन लेना। देन उसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट में, अब अस्थमा का इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे स्टेटस एस्थमेटिक, अगर एस्थमेटिक कंडीशन होगी, अगर शुरुआत में वो बहुत तेजी से होगी, सीवियर होगी, पेरिस्टेंट अस्थमा होगा, तो उसमें जो उसका जो मैनेजमेंट होगा, उसका मैनेजमेंट के लिए अपन गिव इंजेक्शन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का इंजेक्शन देंगे, एड्रेनलिन के इंजेक्शन देंगे, उसमें भी जो डोज होगी वो 0.1 to 0.5 mg पर केजी होगी, और जो इंजेक्शन का जो सिरिंज का यूज करेंगे वो इंट्रामस्कुलर करेंगे। उसके बाद क्विक रिलीफ मेडिसिन, क्विक रिलीफ मेडिसिन में भी अपने टू पार्ट्स में देखा था, या तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल क्या करेगा, जो एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो ब्रोंका तो ब्रोंकियोस में इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको रिड्यूस करेगा एंड उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से अस्थमा होता है वो ट्रीटमेंट हो जाए एंड उसका मैनेजमेंट हो जाए। सबसे पहले आ जाएगा कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड देकर भी अपन जो एयरवेज होता है उसको, उसकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या क्या आता है, फ्यूडोसाइनाइड एंड डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन आता है। उसके बाद लुकोट्रिंग मॉडिफिकेशन, इससे भी जो एयरवेज का जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो उस इन्फ्लामेशन को कोज कर सकते हैं, जिस वजह से अस्थमा के जो कंडीशन होता है, अस्थमा पेशेंट में जो अस्थमा होता है उसका मैनेजमेंट अथवा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ल्यूकोट्रिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, इसमें आता है पंटेलुकास्ट एंड सेकंड आता है जेफिलोकास्ट। देन उसके बाद बात करता हूँ मास्ट सेल, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर में क्या क्या आता है, ये मास्ट सेल स्टेबिलाईजर होगा, ये भी जो ब्रोंका तो ब्रोंकियोस में जो इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस करेगा। और इसमें भी क्या क्या आता है, इसमें आता है क्रोमोलाइन सोडियम, क्रोमोलाइन सोडियम आएगा। देन उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी जो इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और इस पे क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जुमाब, और जो ये होगा वो एंटी हाईजी ही एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ, और जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होगा वो नॉर्मल जो कंडीशन होगी अस्थमा की जो नॉर्मल कंडीशन होगा उसके लिए लॉन्ग एक्टिंग प्रोवाइड किया जाएगी, जिससे उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग में क्या होगा, अगर अस्थमेटिक पेशेंट में अगर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अगर सीवियर होते हैं, सीवियर का मतलब जैसे कि उसमें एस्थमेटिक अटैक हो गया, एस्थमेटिक अटैक हो गया, दैट इज उसका सीवियर कंडीशन हो गया, सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आ गए, तो उसके लिए अपन शॉर्ट एक्टिंग प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो मेडिसिन में क्या क्या आता है, बीटा एड्रेनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक। देन इसमें रहेगा हाइपोप्रोपियम ब्रोमाइड। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में जो इमरजेंसी कंडीशन में उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो तो ये करा जाएगा। क्विक रिलीफ मेडिसिन में शॉर्ट एक्टिंग अथवा लॉन्ग एक्टिंग आ जाएगा। जो अगर ब्रोंका तो ब्रोंकियोस में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग एक्टिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसका इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उस बेसिस पे अपन इसको प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट में अगर एस्थमेटिक पेशेंट में अगर अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स सीवियर आते हैं तो उसको शॉर्ट एक्टिंग में रखा गया है। शॉर्ट एक्टिंग में उसको ये प्रोवाइड किया जाएगा बीटा एड्रेनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक, उसमें जनरली ये आता है। ठीक है, तो ये पूरा देखा है। उसके बाद अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो ये सब आपको अगर समझ में आओ तो प्लीज इसको लिख लीजिए, लिखे नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और एनी अगर आपके कोई डाउट है, कोई दिमाग में कच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बता सकते हो। तो अपन ने मैनेजमेंट अथवा ट्रीटमेंट में उसके प्रिवेंशन देख लिया, मेडिकल मैनेजमेंट एंड उसका नर्सिंग मैनेजमेंट की अब अपन बात करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट अपन देख चुके हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, जैसे कि प्रोवाइड कार्डियक हाई फॉलोअर पोजीशन, जो पेशेंट होगा उसको 90 डिग्री हाई फॉलोअर पोजीशन, हाई फॉलोअर का मतलब होता है 90 डिग्री। जो ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट है उसको कार्डियक और हाई फॉलोअर पोजीशन मतलब 90 डिग्री पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा।
एंड डिलीवर O2 O2 को डिलीवर किया जाएगा 10 लीटर प्रति मिनट वेंटिलेटरी मास्क से 10 लीटर प्रति मिनट O2 को डिलीवर किया जाएगा अस्थमेटिक पेशेंट से। अस्थमेटिक पेशेंट को ठीक बात करते हैं। परफॉर्म सक्शनिंग टू मेंटेन पेटेंट हेयरवे। जो हेयरवे का जो पेटेंट जो हेयरवे है उसको मेंटेन रखने के लिए सक्शनिंग प्रोवाइड किया जाएगी। सक्शनिंग का मतलब होता है चूसण, और मतलब जो हेयरवेज होगा वो हेयरवेज को जो मेंटेन रखने के लिए मतलब उससे प्रॉपर इनहेलेशन अथवा एक्सहेलेशन के लिए उसमें सक्शनिंग प्रोवाइड किया जाएगी, जिससे वो प्रॉपर इनहेल कर सके किसी भी O2 को एंड कर सके किसी भी CO2 को। ठीक है। देन उसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाएगी। किसी भी एस्थमेटिक पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज से अपन उसको एस्थमेटिक कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। ये नर्सेस का काम होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है तो नर्स का काम होगा। दैट इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा, इसमें जनरली 2 आते हैं, डायफ्रैग्मेटिक एंड फर्स्ट लीफ एक्सरसाइज। ठीक है। उसके बाद आता है हब कपिंग एक्सरसाइज। जो डायफ्रैग्मेटिक अथवा लीफ एक्सरसाइज होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज CO2 एलिमिनेशन मतलब निकालना। जैसे कि CO2 का जो एलिमिनेशन है उसको CO2 ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करेगा, निकालेगा बॉडी से। अब बॉडी से जैसे कि फैटी, क्योंकि अब इससे क्या होगा, एयरवेज ओपन होंगे, फेटिक्यूनेस डिक्रीज होगा, उसमें थकान नहीं आएगी। जैसे उसके बाद हब कपिंग एक्सरसाइज से भी अपन अस्थमेटिक पेशेंट को रिकवर करने में काफी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि 3 से 4 डीप इंस्पायरेशन। जैसे इंस्पायरेशन मतलब इनहेल करना O2 को, 3 से 4 बार गहरी सांसें लो, बहुत ज्यादा। जैसे योगासन नहीं होता, योगासन में भी तो ऐसे होता है। तो ये 3 से 4 डीप इंस्पायरेशन करना। लीन फॉरवर्ड जो एक्सेल्ड एयर विद खब। तो इससे क्या होता है, जो एयर है, जो एयर बाहर, उसके बाद इनहेल तो कर लिया, उसके बाद बाहर निकलेगी उसमें जो खप, तो उस एयर में क्या होगा, उस एयर में खप आएगा। देन जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसको डाइट में हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड किया जाएगा। हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड कराएंगे एस्थमेटिक पेशेंट को, जिससे और जिसको उसको क्या है ना, रिकवरी होने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे फॉर हाइड्रेशन के लिए 3 लीटर पर डे उसको फ्लूइड का इनटेक करवाना पड़ेगा बॉडी में, कम से मिनिमम 3 लीटर पर डे। तो जो फ्लूइड है उसका इनटेक करवाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा तो उसके हाइड्रेशन के लिए। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है। देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट इसका यही है। ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इसको लिख लिया करो। मैं